हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज का नया टॉपिक भारत की अर्थव्यवस्था पर है। आइए शुरू करते हैं। जीडीपी भारत एक मध्यम आय विकासशील बाजार अर्थव्यवस्था है। यह नामात्र जीडीपी के हिसाब से दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्रय शक्ति समानता पीपीपी के हिसाब से तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के अनुसार प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भारत जीडीपी नामात्र के हिसाब से 144वें और जीडीपी पीपीपी के हिसाब से 128वें स्थान पर है। 1947 में स्वतंत्रता से 1991 तक क्रमिक सरकारों ने व्यापक के साथ संरक्षणवादी आर्थिक नीतियों को बढ़ावा दिया। राज्य हस्तक्षेप और आर्थिक विनियमन इसे लाइसेंस राज के रूप में दीर्घिस्म के रूप में वर्णित किया गया है। शीत युद्ध की समाप्ति और 1991 में भुगतान संतुलन संकट के कारण भारत में व्यापक आर्थिक उदारीकरण को अपनाया गया। 21वीं सदी की शुरुआत के बाद से वार्षिक औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 6% से 7% रही है और 2013 से 2018 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था था। ऐतिहासिक रूप से भारत था पहली से 19वीं शताब्दी तक 2 सहस्राब्दियों में से अधिकांश के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था का दीर्घकालिक विकास परिप्रेक्ष्य इसकी युवा आबादी और इसी कम निर्भरता अनुपात, स्वस्थ बचत और निवेश दरों, भारत में बढ़ते वैश्वीकरण और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकरण के कारण सकारात्मक बना हुआ है। 2016 में नोटबंदी के झटके और 2017 में माल और सेवा कर की शुरुआत के कारण 2017 में अर्थव्यवस्था धीमी हो गई। भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 70% घरेलू निजी खपत द्वारा संचालित है। देश दुनिया का छठा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बना हुआ है। निजी उपभोग के अलावा भारत की जीडीपी भी सरकारी खर्च, निवेश और निर्यात से चलती है। 2020 में महामारी ने व्यापार को प्रभावित किया है और भारत दुनिया का 14वां सबसे बड़ा आयातक और 21वां सबसे बड़ा निर्यातक था। भारत 1 जनवरी 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य रहा है। यह व्यापार करने की सुगमता सूचकांक में 63वें और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट में 68वें स्थान पर है। 500 मिलियन श्रमिकों के साथ भारतीय श्रम शक्ति दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी। भारत दुनिया के सबसे अधिक अरबपतियों और अत्यधिक आय असमानता में से एक है। कई छूटों के कारण बमुश्किल 2% भारतीय आयकर का भुगतान करते हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान अर्थव्यवस्था को हल्की मंदी का सामना करना पड़ा। भारत ने विकास को बढ़ावा देने और मांग उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन उपाय वित्तीय और मौद्रिक दोनों किए। बाद के वर्षों में आर्थिक विकास पुनर्जीवित हुआ। विश्व बैंक के अनुसार सतत आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए भारत को सार्वजनिक क्षेत्र के सुधार, बुनियादी ढांचे, कृषि और ग्रामीण विकास, भूमि और श्रम नियमों को हटाने, वित्तीय समावेशन, निजी निवेश और निर्यात को बढ़ावा देने पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य 2020 में भारत के 10 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मलेशिया थे। 2019 से 20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई $74.40 बिलियन था। एफडीआई प्रवाह के लिए प्रमुख क्षेत्र सेवा क्षेत्र, कंप्यूटर उद्योग और दूरसंचार उद्योग थे। भारत के कई देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं, जिनमें आसियान, साफ्टा, मर्कोसुर, दक्षिण कोरिया, जापान और कई अन्य शामिल हैं जो प्रभाव में हैं या बातचीत के चरण में हैं। सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 50% बनाता है और सबसे तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र बना हुआ है, जबकि औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में अधिकांश श्रम शक्ति कार्यरत है।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाजार पूंजीकरण के हिसाब से दुनिया के कुछ सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा निर्माता है, जो वैश्विक विनिर्माण उत्पादन के 3% का प्रतिनिधित्व करता है और 57 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत की लगभग 66% आबादी ग्रामीण है और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 50% योगदान देता है। इसके पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, जिसकी कीमत 597.728 अरब डॉलर है। भारत पर सकल घरेलू उत्पाद का 86% के साथ एक उच्च सार्वजनिक ऋण है, जबकि इसका राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.9% था। भारत के सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों को बढ़ते खराब कर्ज का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप कम ऋण वृद्धि हुई। इसके साथ ही एनबीएफसी क्षेत्र एक तरलता संकट में घिर गया है। भारत मध्यम बेरोजगारी, बढ़ती आय असमानता का सामना कर रहा है और कुल मांग में गिरावट। भारत की सकल घरेलू बचत दर वित्त वर्ष 2019 में सकल घरेलू उत्पाद का 30.1% थी। हाल के वर्षों में स्वतंत्र अर्थशास्त्रियों और वित्तीय संस्थानों ने सरकार पर विभिन्न आर्थिक आंकड़ों, विशेष रूप से सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। भारत जेनेरिक दवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और इसका फार्मास्यूटिकल क्षेत्र टीकों की वैश्विक मांग का 50% से अधिक पूरा करता है। भारतीय आईटी उद्योग 191 अरब डॉलर के राजस्व के साथ आईटी सेवाओं का एक प्रमुख निर्यातक है और इसमें 40 लाख से अधिक लोग कार्यरत हैं। भारत का रासायनिक उद्योग बेहद विविध है और इसका अनुमान 178 अरब डॉलर है। पर्यटन उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 9.2% योगदान देता है और 42 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देता है। भारत खाद्य और कृषि उत्पादन में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है, जबकि कृषि निर्यात 35.09 अरब डॉलर था। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रेरित प्रभावों के मामले में निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्र 14 प्रमुख क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है। भारतीय कपड़ा उद्योग का अनुमान 100 अरब डॉलर है और यह औद्योगिक उत्पादन में 13% और भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% योगदान देता है, जबकि 45 मिलियन से अधिक लोगों को सीधे रोजगार देता है। भारत का दूरसंचार उद्योग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। यह दुनिया का 23वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक और तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग उत्पादन के हिसाब से दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उद्योग है। भारत में 1.17 ट्रिलियन डॉलर का खुदरा बाजार है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 10% से अधिक का योगदान देता है। यह दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स बाजारों में से एक है। भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा प्राकृतिक संसाधन है, जिसमें खनन क्षेत्र देश के औद्योगिक सकल घरेलू उत्पाद का 11% और कुल सकल घरेलू उत्पाद का 2.5% योगदान देता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक, दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक भी है, इस्पात उत्पादक, और तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। Thank you for watching.